अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3A को कंटिन्यू करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3A बेसिकली जो बेस्ड है वो है इंट्रोडक्शन टू सेट्स के ऊपर। सेट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि सेट की जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, सेट बेसिकली कहाँ से मैथमेटिशियन ने जो है ना इसका कॉन्सेप्ट लिया और इसको हम कैसे लिखते हैं, क्या इसकी स्टडी है, काफ़ी डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है इसका वो हम देख चुके हैं। और उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखने के बाद जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3A के थे वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस और हम साथ साथ देखेंगे कि सेट को लिखने का तरीका क्या था, जो सेट नोटेशंस थी वो क्या थी और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स थी वो क्या थी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज हम सारी बातें वहाँ टाइप्स ऑफ सेट और सेट की नोटेशन, लिखने का तरीका, डिस्क्राइबिंग का सेट सब वहाँ देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद फिर आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कि आपने इन जो सेट्स हैं इनके एलिमेंट को लिस्ट करना है। इससे प्रीवियस कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको जस्ट ये बताना था कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। यहाँ ये नहीं बताना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, बल्कि लिख के बताना है कि आपके पास इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है वॉवल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का जो वर्ड है इसमें बताएं कितने वॉवल्स हैं। अब सॉल्यूशन लिखने के लिए जो सबसे बेस्ट वो ये है कि मैं यहीं पे इसके सामने जो सेट है उसके सामने उसका आंसर लिखता जाऊंगा, ताकि आपके लिए समझना भी इजी हो जाए और आपको नज़र भी आ जाए कि किस पार्ट का क्या आंसर है। सो मैथमेटिक्स में देखें जो वॉवल्स बनेंगे वो क्या, सेट को लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले एक करली ब्रैकेट आती है और उसमें हम सेट के जो नंबर्स होते हैं वो लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं। अब मुझे बताएं मैथमेटिक्स में वॉवल्स कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करें, एम वॉवल नहीं है, ए आपका वॉवल में आता है तो ए को आप लिख लें, कॉमा। हम सेट के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए या उनको अलग करने के लिए बीच में कॉमा लगाते हैं, आपको पता है। टी वॉवल नहीं है, एच वॉवल नहीं है, ई आपका अगेन वॉवल आ गया तो वॉवल जो आ गया उसको अगेन लिख लें, यानी ए ई ये आपके 2 वॉवल आ चुके हैं, कॉमा। एम वॉवल नहीं है, ए वॉवल है लेकिन एक दफ़ा ऑलरेडी आ चुका है। सेट में रिपीटेशन नहीं होती, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। कभी आप एक ऐसा सेट नहीं देखेंगे जिसमें एलिमेंट ए के एलिमेंट बार बार लिखा जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सेट की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। उसमें हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सेट जो होता है इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ए के बाद आगे आई है, आई भी वॉवल होता है, तो ए ई आई, आगे रह गया सी और एस, तो ऑब्वियसली सी और एस तो वॉवल नहीं होता। सो ये वो हमारा फर्स्ट सेट है, यानी मैथमेटिक्स के वर्ड के अंदर ये 3 वॉवल्स आते हैं और यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने इसके एलिमेंट्स लिखना है। अब आपको समझ आ चुकी होगी, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया कि सेट को लिखना कैसे है। तो अब जरा इसको कंटिन्यू करते हैं जरा। द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। अब रेनबो में कलर कौन कौन से होते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा था कितने कलर होते हैं, तो हमने लिखा था 7 होते हैं। अब हम कलर्स लिख लेते हैं। कलर्स कौन कौन सा होता है, रेड होता है वो लिख लें, ऑरेंज होता है वो लिख लें, ऑरेंज के बाद आपका आता है येलो वो लिख लें, येलो के बाद आपका आता है ग्रीन, ग्रीन लिख लें। देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो, 1 2 3 4। ग्रीन के बाद ब्लू और कॉमा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपने उसके आगे ही लिखना है, इंडिगो कॉमा वायलेट। सो ये आपका वो सेट है जो कंप्लीट होता है। स्टार्ट यहाँ से हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आपने 7 के 7 लिखने हैं। ये इसके आगे ही इंडिगो आएगा और फिर कॉमा और वायलेट, ये आपको पता चल चुका है। सो नेक्स्ट देखें, मल्टीपल्स ऑफ 9 विच आर लेस देन 50। 9 के वो मल्टीपल्स लिखें। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मल्टीपल्स बेसिकली 9 को मल्टीप्लाई करने को कहते हैं, यानी 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54। 54 आएगा नहीं, उसने कहा था विच आर लेस देन 50, तो दैट मीन्स 45 पे आपका सेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग, ये तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि आपका जो कलर इन द स्कूल फ्लैग है हर बंदे का अपना डिफरेंट है। किसी के स्कूल फ्लैग में 3 कलर्स हैं, किसी में 2 हैं, तो ये अपने ऑन से कर सकते हैं। जो भी कलर होंगे वो आप लिख देंगे, ऑरेंज और येलो है या जो भी। अब लास्ट पार्ट देखें, इवन नंबर्स विच आर बिटवीन 10 एंड 23, इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब बताएं इवन नंबर्स 10 और 23 के बिटवीन में, अब 10 खुद शामिल नहीं है, उसने कहीं भी इंक्लूसिव का वर्ड यूज़ नहीं किया, कहीं भी इक्वल का वर्ड यूज़ नहीं किया। दैट मीन्स हमने 10 और 23 के दरमियान के वर्ड्स लिखने हैं जो इवन नंबर्स हैं। तो 10 के बाद इवन नंबर कौन आता है, 12, 12 के बाद आता है 14, देन आता है 16, देन आता है 18, देन आता है 20,
20 के बाद 22, तो क्या 24 आएगा? नो, बिकॉज उसने कहा था बिटवीन 23, दैट मीन्स 23 से ऊपर हम नहीं जा सकते। सो ये वो आपके जितने भी पार्ट्स हैं ABCDE, उस सारों के आंसर हमने यहाँ पे लिख लिए। दैट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड सेट। मैंने लास्ट में आपको क्या बताया था वीडियो में कि सेट की डेफिनेशन है कि सेट हमेशा वेल डिफाइन होता है और सेट हमेशा डिस्टिंक्टिव होता है। मतलब जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा वेल डिफाइंड, यानी आप जब सुनेंगे तो आपको वो बात क्लियर हो जाएगी। सभी आप देखेंगे ये A से लेके F पार्ट तक, कुछ उसमें ऐसे होंगे जो आपके पास बिल्कुल क्लियर आपका एक मतलब समझ आता होगा, जो नहीं आएगा फिर हम साथ बताएंगे कि इसकी रीज़न क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये वेल डिफाइन है या वेल डिफाइन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास है अ पीपल इन माई क्लास हु हैज़ 2 ब्रदर्स। पीपल मीन स्टूडेंट, कोई भी आपका जो आपका क्लास फेलो है उसकी बात हो रही है कि एक मेरा ऐसा क्लास फेलो जिसके 2 जो हैं वो ब्रदर्स हैं। तो ऐसा हो सकता है, इट इज़ वेल डिफाइंड, ये समझ आने की बात है, अंडरस्टैंडेबल है कि कोई भी एक ऐसा लड़का हो सकता है क्लास में, अगर आप गर्ल हैं आप बॉय हैं, आपका क्लास फेलो ऐसा हो सकता है जिसके 2 ब्रदर्स हैं। तो इट इज़ वेल डिफाइंड, आपको समझ आ रही है बात की, तो आप लिखेंगे येस इट इज़ क्लियर। तो आप एक तो ये पहली बात का आंसर कि ये मतलब जो पूछा था उसने स्टेट वेदर इज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ वेल डिफाइंड सेट, तो येस इट इज़ वेल डिफाइंड। आगे उसकी आप जो रीज़न लिखेंगे वो लिखेंगे इट इज़ क्लियर, मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप इसकी आप इंग्लिश अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई इसकी लेंथी इंग्लिश करते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट वेदर समवन हैज़ 2 ब्रदर्स, ऐसे कोई सेंटेंस बना लें। लेकिन सिंपल ये है कि येस इट इज़ क्लियर, इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, बात समझ आ रही है हमें, इट मीन्स कि वेल डिफाइंड है। अब पीपल इन माई क्लास हु इज़ शाय, अगेन वही क्लास फेलो की बात हो रही है कि आपका कोई ऐसा क्लास फेलो जो क्लास में शाय है, तो क्या ये बात अंडरस्टैंडेबल है? नहीं। क्यों अंडरस्टैंडेबल नहीं है? मे बी आपका एक ऐसा क्लास फेलो जो आपको शाय लगता हो, जो उसके बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं उनसे उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, वहाँ वो बात करता हो। सो नो, समवन मे बी, मतलब इसकी जो आप लिखेंगे वो ये लिख सकते हैं कि नो, इसकी आप इंग्लिश अपने हिसाब से बना लें कि किसी को कोई एक बच्चा जो है वो शाय लग सकता है और दूसरे को नहीं लग सकता, तो इट इज़ समवन मे बी शाय टू सम बट नॉट टू अदर्स। कुछ ऐसी सेंटेंस आप बना सकते हैं, इट इज़ नॉट क्लियर, लेकिन आप उस पूरी सेंटेंस लिखेंगे जैसे कि समवन मे बी शाय फॉर वन बट नॉट फॉर अदर्स, कि मे भी किसी एक स्टूडेंट को तो कोई एक बच्चा शाय लगता हो, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो स्टूडेंट जो है वो सब बच्चों को शाय लगेगा। सो दैट मीन्स कि ये एक वेल डिफाइंड सेट में नहीं आता। ओके, सो ये आपने पार्ट देख भी लिया, इसको हम रेज कर लेंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे क्वेश्चन को आगे जो है कंटिन्यू करने के लिए। तो ये जो आपके आंसर आते जा रहे हैं इन्हें हम 1 बाय 1 रेज करते जाएंगे ताकि आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। सी पार्ट देखें, अ टीवी एक्टर हु इज़ वेल लाइक्ड बाय माई क्लासमेट्स। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है? ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, बिकॉज टीवी एक्टर मतलब कोई एक लाजमी नहीं है जो पूरी क्लास में सबको एक ही पसंद हो। मे बी किसी एक को कोई एक एक्टर पसंद, दूसरे को दूसरा एक्टर पसंद है। सो ये भी एक को वेल डिफाइंड या ऐसी जनरल बात नहीं है जिसको बात करके आपको एकदम आपके माइंड में कोई एक्टर आ जाए कि अच्छा हाँ इसकी बात हो रही है। तो अगेन जो ऊपर आपने लिखा था एन एक्टर मे बी वेल लाइक्ड बाय अदर, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। मैं लिख क्यों रहा हूँ? बिकॉज क्वेश्चन में कहा हुआ है गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर, दैट मीन्स आपको लिखना है। सो आप यही लिखेंगे कि नहीं ये वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज एन एक्टर मे बी वेल लाइक्ड, कि क्या पता ऐसा हो कि आपका जो एक एक्टर है वो एक किसी से मतलब उसको पसंद हो, मे बी वेल लाइक्ड बाय सम, मतलब कुछ को वो पसंद हो सकता है, बट नॉट अदर्स। जैसे पीछे हमने लिखा था कि किसी एक बच्चे के लिए कोई एक बच्चा शाय हो सकता है, लाजमी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी उसके लिए शाय हो, बट नॉट अदर्स। तो ये आपकी वो एक्सप्लेनेशन है जो बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे आपका वो एक्टर जो है जो सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं बनता। सो नेक्स्ट डी पार्ट देखें आपका कि अ डिश वेल लाइक्ड बाय माय फैमिली मेम्बर्स, एक ऐसी डिश जो कि मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स को लाइक्ड है। तो फिर वही बात कि यहाँ भी लाजमी नहीं है, ये को वेल डिफाइंड सेट नहीं बनता, तो इसका भी आप आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज अगर रीज़न वही है अ डिश मे बी वेल लाइक्ड बाय सम बट नॉट फॉर अदर्स, तो आगे तो आपका सेंटेंस वही है जो भी आपने ऊपर लिखा था। जैसा अब उसमें चेंज ये करेंगे कि अब डिश की बात आ जाएगी, ऊपर टीवी एक्टर की बात थी। अ टेक्स्ट बुक यूज्ड इन माई स्कूल, अब देखें कितनी जनरल बात होगी, अब आपको बिल्कुल पहली लाइन पढ़ने से ही बात की समझ आ गई। येस इट इज़ वेरी मच क्लियर कि आपके स्कूल में जो टेक्स्ट बुक यूज़ होती है क्या वो किसी बच्चे के लिए चेंज हो सकती है?
सकती है? नहीं। जैसे आप मैथ्स की बुक पढ़ रहे हैं तो वो पूरी क्लास के लिए सेम है, नॉट जस्ट आपके सेक्शन के लिए, बल्कि जितने भी सेक्शंस आपके पढ़ रहे होंगे सब में क्लास 6 के लिए यही बुक यूज़ हो रही होगी। तो दैट मीन्स यस इट इज़ वेरी मच क्लियर। आप बिल्कुल यह सिंपल लिख दें, इट इज़ क्लियर, तो इसका मतलब है कि आपको इस बात की समझ आ रही है और ये अंडरस्टैंडेबल है, ये वेल डिफाइंड सेट बनता है। द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर इन हॉलीवुड, अगेन वही बात कि कुछ लोगों को कोई एक्टर जो है वो अट्रैक्टिव लग सकता है और कुछ को दूसरा। तो अगेन वही सेंटेंस के नो आगे वो जो सेंटेंस मैं बोल देता हूँ आप लिख लीजिएगा। एन एक्टर मे बी कंसिडर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव टू सम बट नॉट अदर्स। वही जो लाइन ऊपर हम लिख चुके थे कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो बताना ज़रूरी है। रीज़न क्या है उसकी कि गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर, की जो बात आप लिखेंगे उसके साथ रीजनिंग करनी है कि अगर वो वेल डिफाइंड सेट है तो क्यों है, और अगर वेल डिफाइंड सेट नहीं है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। मतलब अब आपका जो क्वेश्चन है आपने जस्ट ये बताना है कि बताएं जो आपको सेट्स दिए जा रहे हैं क्या वो एम्प्टी सेट हैं या नहीं। मतलब आपने कोई उसके एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ये बताना है कि क्या वो सेट एम्प्टी है। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, जो उसकी डेफिनेशन है, उसे हम कैसे लिखते हैं, वो सारी बातें हम पार्ट 1 की वीडियो में कर चुके हैं। वो अगर आपने देखी हुई तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पोलर बियर्स लिविंग इन द सहारा डेजर्ट। अब बताएं सहारा डेजर्ट में को पोलर बियर हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। कि पोलर बियर कहाँ होते हैं, जो आपके पास जैसे ऐसे एरियाज जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो आइस वगैरह हो, जहाँ पे स्नो वगैरह होती है, वहाँ पोलर बियर्स होते हैं। और सहारा डेजर्ट में तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी होती है कि वहाँ तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। सो यस, इसका आंसर क्या होगा कि ये जो आपका सेट बनेगा। अब आपसे पूछा क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो वो ये पूछ रहा है। नहीं, वो ये पूछ रहा है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्प्टी सेट कहते ही उसको हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो जब इसका सेट बनेगा तो क्या कोई इसमें एलिमेंट आएगा, कोई पोलर बियर आएगा? नहीं आएगा। दैट मीन्स ये सही कह रहा है, ये एम्प्टी सेट बनेगा। बॉल्ड मैन विद अ क्रू कट। अब एक गंजे आदमी की कटिंग तो नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका भी सेट क्या बनेगा? एम्प्टी सेट होगा। तो यस, दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, मतलब इसका भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्टी सेट कहते किसे हैं, इसकी मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना आ सके। आप देखें कोई ऐसे आप अपने माइंड में कोई ऐसी चीज़ सोच सकते हैं कि एक आदमी है, उसका जो है ना वो सर पे बाल नहीं है, उसने कटिंग कराई हुई है, तो वो कटिंग क्या करवाएगा? ऑब्वियसली वो एम्प्टी सेट आएगा। बसेस विद 50 सीट्स। क्या ऐसी बस आपको दुनिया में कहीं मिल सकती है जिसमें 50 सीट्स हों? बिल्कुल मिल सकती है। क्या पता पाकिस्तान में अगर नहीं है, पहली बात है पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं होगी, किसी शहर के अंदर कोई ऐसी बस जिसमें 50 सीट्स हों, तो वो कहीं ना कहीं लाजमी एग्जिस्ट करती होगी। इसका मतलब है जब इसका सेट बनेगा तो आपको लाजमी ऐसी बसेस मिल जाएंगी जिसमें 50 सीट्स हैं। तो ये जो आपका सेट होगा वही एम्प्टी नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ उसके एलिमेंट्स आपके पास मिल जाएंगे। बॉयज़ हु वेयर स्कर्ट्स टू स्कूल। क्या कभी किसी आप बच्चे को आपने स्कर्ट पहन के स्कूल आते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। तो दैट मीन्स ये भी आपका क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है ई पार्ट, ओरेटर्स हु कैन नॉट टॉक वेल। क्या जो आपके ओरेटर्स होते हैं वो कोई ऐसा ओरेटर हो सकता है हु कैन नॉट टॉक वेल? तो नहीं, एज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स आपका ये भी जो सेट होगा वो क्या होगा? आपका एम्प्टी सेट होगा। ई पार्ट भी। एफ पार्ट, ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो क्या ये नंबर डिविजिबल हैं 4 से? ऑब्वियसली कभी भी ऑड नंबर इवन नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते। तो दैट मीन्स जो आपका एफ पार्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। जी में क्या कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर डिविजिबल बाय 9। तो ऑब्वियसली मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं? 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, 18 होता है। तो अब इन नंबर्स में से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है? ये 9 1s are 9, 9 2s are 18। तो दैट मीन्स ये भी जो आपका सेट बनेगा ये एम्प्टी सेट नहीं बनेगा, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ नंबर्स आ जाएंगे। 9 आ गया, 18 आ गया। तो ऐसे आपने चीज़ को समझना है कि जो आपसे बात पूछी जा रही है क्या वो एम्प्टी सेट बनाती है या नहीं। ट्राइंगल्स हैविंग 3 इक्वल साइड्स। क्या ऐसी ट्राइंगल एग्जिस्ट करती हैं जिसमें 3 इक्वल साइड्स होती हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब है ये भी जो आपका सेट बनेगा ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, नो लिखा जाएगा। पैरेललोग्राम्स हैविंग 5 वर्टिसेस। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अभी आपको मैं बना के भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। इसकी क्या 5 साइड्स हैं? ऑब्वियसली इसकी 5 साइड्स नहीं है। तो ये आपका क्या है? इसका भी आंसर नो आएगा। दैट मीन्स इसका मतलब आंसर यस आएगा ऑब्वियसली, कि कोई ऐसा सेट नहीं बन सकता जिसमें ऐसा पैरेललोग्राम लिखा जाए इसकी 5 साइड्स होती हैं। तो मैंने साथ दिखा भी दिया आपको। लास्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा था जे पार्ट, दैट इज क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली 4 साइड शेप को ही कहते हैं। तो क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें 3 ऑब्ट्यूज एंगल होंगे? ऑब्वियसली नहीं ऐसा हो सकता, बिकॉज अगर आपके 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है वो
पूरा टॉपिक है आपका एंगल का, आगे पढ़ेंगे हम। तो कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज वो कहते ही इसीलिए उसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 4 साइड्स को। तो दैट मीन्स उसमें कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता इसमें 3 ऑब्ट्यूज एंगल हूँ, तो ये भी जो आपका एलिमेंट होगा ये एम्प्टी सेट बनेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे कंफ्यूजिंग बच्चों को ये आती है कि जब कोई एलिमेंट नहीं है तो वो समझते हैं कि इसका मतलब तो कुछ और है, लेकिन एम्प्टी सेट का मतलब ही यही होता है कि उसमें कोई एलिमेंट ना हो, यानी जब सेट बनाया जाए तो उसमें कोई एलिमेंट ना आए। तो एम्प्टी सेट का टॉपिक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आप उसको आगे कंटिन्यू करना आपके लिए ईजी हो जाता है। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन। जब उसने लिस्ट का वर्ड यूज कर दिया, दैट मीन्स अब आपको सारे एलिमेंट्स लिख के बताने हैं पहली बात, एंड स्टेट वेदर इट इज एन एम्प्टी सेट, कि बताएं भी साथ में कि क्या वो सेट जो आप बना रहे हैं वो एम्प्टी सेट आता है या नहीं। तो अभी जो पीछे वाली बात की है वो जरा यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट देखें, ई इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया 1 3 5 7 9। तो क्या जब ई का सेट बनेगा, जब उसने नाम दे दिया तब हम नाम लिखेंगे, इससे पहले उसने कहीं पे सेट्स के नाम नहीं दिए थे, देखें यहाँ पे नाम दिए हुए, तो हम भी नाम लिख के लिखेंगे। तो सेट के एलिमेंट लिखवाएं ना, कौन से ऐसे ऑड नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा ऑड नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके। दैट मीन्स हम साथ लिखेंगे कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं, तो यस इट इज़ एन एम्प्टी सेट। आप जस्ट ये इंग्लिश में लिख दें, इट इज़ एन एम्प्टी सेट, यानी आपका जो सेट बनेगा ये आपका एम्प्टी सेट बनेगा। ओके, ये तो आपका ए पार्ट का आंसर था। अब जरा देखें बी पार्ट में क्या होगा। बी पार्ट का सेट है, पहले देख लेते हैं फिर हम देखेंगे कि वो एम्प्टी सेट है या नहीं। तो मैं लिखा हुआ देख रहा हूँ, अगर वो हुआ तो हम इसके साथ नॉट लिख देंगे। बी पार्ट है, बी पार्ट एफ का सेट लिखवाएं ज़रा। एफ का सेट क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर विद मोर देन 31 डेज। साल का ऐसा महीना बताएं जिसमें 31 से ज़्यादा डेज होते हैं। तो क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है, नहीं। कम तो हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं फरवरी में, लेकिन 31 से ज़्यादा किसी में नहीं आ सकते। दैट मीन्स एफ भी जो होगा वो आपका एम्प्टी सेट है, तो हम कहेंगे इट इज़ एन एम्प्टी सेट। ये भी पिछले जो क्वेश्चन है आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि जब किसी में कोई एलिमेंट ना आ रहा हो तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो ये बी पार्ट था। सी पार्ट देखें, सी पार्ट में क्या पूछा गया, जी इज़ द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद 5 वर्टिसेस ईच। मैंने अभी आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके दिखाया था, कोई भी उसको आप स्क्वायर कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं, कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्या क्वाड्रिलेटरल में 5 पॉइंट यानी वर्टिसेस 5 हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो 5 कहाँ से लाएंगे। इट मीन्स जो आपका जी का सेट बनेगा वो भी एक एम्प्टी सेट होगा, यानी कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसका आपके पास कोई मतलब ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके 5 वर्टिसेस हों। तो ये भी आपका जो है वो एम्प्टी सेट है। लास्ट पार्ट देखें, डी पार्ट, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एच का एक सेट है, h इज इक्वल टू, इसको क्या रीड करते हैं, पढ़ाया था मैंने, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। यानी जो एलिमेंट होगा x सच x का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट लिखें सेट के अंदर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। अब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट वो हम नंबर सिस्टम में जो हमारी जो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है मैं लास्ट में मेंशन भी कर दूंगा, आपकी प्लेलिस्ट जो है क्लास 6 की, उसमें आप जाके वो सेट की वो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, काफ़ी डिटेल में हम देख चुके हैं, वो होते हैं 2 3 5 7, ऐसे नंबर जिन पे अपने अलावा किसी का टेबल ना जाता हो। और इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों, यानी 2 4 6 8। तो आप अगर गौर करें तो जस्ट एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम में भी है और इवन में भी। और ये बात याद भी रखनी है आपने हमेशा कि जस्ट एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी, वो 2 है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता रहता है कि इवन नंबर भी हो और प्राइम भी हो तो वो 2 है। तो अभी हम क्या कहेंगे, क्या ये सेट एम्प्टी है। अब यहाँ पे आप चेंज कर देंगे, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। यहाँ पे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से कि एम्प्टी सेट कहते किसे, लिखते कैसे और उसकी नोटेशन क्या है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट के बारे में हम काफ़ी डिटेल में जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देख चुके हैं, जब सेट की हमने टाइप्स पढ़ी थी कि सिंगलटन सेट क्या होता है, उसकी हम डेफिनेशन देख चुके हैं, उसकी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। अब हमने जस्ट बताना है, यहाँ पे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने जस्ट इसमें सोल्यूशन में यहीं पर लिख रहा हूँ सारे इसके सामने ही कि क्या ये सिंगलटन सेट बनता है या नहीं बनता। तो होल नंबर दैट इज़ बोथ प्राइम एंड इवन, ऐसा होल नंबर बताएं जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। मैंने अभी आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया कि हम डिटेल में देख चुके हैं, वो वीडियो देखी हुई है तो आपको समझ आ जाएगी कि होल नंबर 0 1 2 से जो है वो स्टार्ट होते हैं,
प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7, आगे ये कंटिन्यू चलते जाते हैं, और इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। दैट मीन्स आपके इस सब पे अगर आप गौर करें तो आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सब में रिपीट हो रहा है, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। सो 2 वो नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स इसमें जब हम लिखेंगे, ये जो सेट लिखा हुआ है, जब इसको हम लिखने पे जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमारा जो सेट बनेगा वो 2 बनेगा। मतलब ये सेट बनता है ना आपका कि 2 वो एलिमेंट है जो सब में आता है। तो यही डेफिनेशन थी सिंगलटन सेट की, यानी ऐसा सेट जिसमें जस्ट एक एलिमेंट आए। तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, सर बताना है कि सिंगलटन सेट है या नहीं। तो यस इट इज़ अ सिंगलटन सेट, यस लिखेंगे आप, जस्ट कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बात की समझ आनी चाहिए कि जो आपने लिखा है वो क्या लिखा है। नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, क्या कोई नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर होते ही 0 की लेफ्ट साइड पे। हम नंबर लाइन पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, हम देख चुके हैं कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो 0 से लेफ्ट साइड पे होते हैं, और वो हमेशा 0 से छोटे ही होते हैं, कभी ग्रेटर नहीं हो सकते। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे तो आपका कोई ऐसा सेट ही नहीं आएगा, यानी एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंगलटन की बात नहीं होगी। नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो 0 से बड़ा हो। तो दैट मीन्स ये तो नो की बात आ गई, क्योंकि सेट आपका एम्प्टी रहेगा। मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 5, क्या 6 का कोई ऐसा मल्टीपल है जो लेस देन 5 हो? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है कि आपके पास 6 के जब मल्टीपल्स लिखते हैं तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो 5 से नीचे कोई एलिमेंट आएगा? कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। तो फिर वो सिंगलटन सेट तो ना हुआ, बल्कि वो क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। तो वो भी नो में चला जाता है। डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी 7 डेज बनेंगे। तो इसका मतलब है कि ये भी सिंगलटन नहीं है, बल्कि इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी सिंगलटन को उसको नहीं कह सकते। वॉवल्स इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हैं वो उसके जो वॉवल्स हैं वो सिंगलटन सेट बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज देयर आर 5 वॉवल्स। जब लिखते हैं तो ए ई आई ओ यू लिखते हैं, 5 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये नो है। मैं सेट लिखने लगा था लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट बताना है कि इट इज़ येस और नो। कंपोजिट नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 कंपोजिट नंबर कितने हैं? अभी देखें यहाँ मैंने आपको लिखवाए थे प्राइम नंबर, और जो प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं, कंपोजिट। तो कंपोजिट के स्टार्ट क्या करेंगे हम? अब सर आप कहेंगे सर आपने 1 क्यों नहीं लिखा? मैं बता रहा हूँ 2, 3 के बाद 4 आता है जो कंपोजिट में आ जाएगा, 5 के बाद 6 आता है, लेकिन वो बात कर रहा है 5 से लेस की। तो 5 से लेस एक ही नंबर है 4, 1 क्यों नहीं आता? बिकॉज 1 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बिकॉज 1 जो है वो इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कंपोजिट जो नंबर है उसकी डेफिनेशन ही ये कहती है ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। क्या 1 के मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं? नहीं, 1 का तो एक ही फैक्टर है, इसलिए तो 1 प्राइम भी नहीं बना था कि प्राइम में 2 फैक्टर चाहिए होते हैं। तो जहाँ 2 चाहिए तो कंपोजिट में तो 2 से ज़्यादा चाहिए, यानी 3, 4 फैक्टर चाहिए। तो जब उसके 2 नहीं थे तो ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? तो दैट मीन्स 1 कंपोजिट में नहीं जा सकता। तो ये जो आपका लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, यानी कंपोजिट नंबर लेस देन 5, तो यस आपने देखा एक एलिमेंट आ रहा है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये भी आपका क्या बनेगा, कंपोजिट नंबर जो सिंगलटन सेट बनेगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, डी इज द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। कहता है डी एक ऐसा सेट है जिसमें आप डेज लिखते हैं वीक के। अब आपको उसने बता लिखने की मतलब है तो आपको समझ लें बाकी उसने कहा क्या है आपको। तो डी एक ऐसा सेट है जिसमें वीक के डेज आते हैं। फर्स्ट पार्ट लिस्ट ऑल दी एलिमेंट, जब उसने लिस्ट का वर्ड यूज़ कर दिया दैट मीन्स अब आपको वो एलिमेंट्स लिखने हैं, आपको लिख के बताना है। पार्ट ए का सोल्यूशन, किस सेट की बात हो रही है? डी। जो नाम दिया जाता है आपको वही नाम रखना होता है सेट का। सेट के लिए आप करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ डी इन सेट नोटेशन। तो सेट क्या है आपका? डेज इन अ वीक। तो वीक के डेज क्या बनते हैं आपके, वो लिख दें। मंडे, ये पहला एलिमेंट, कॉमा ट्यूसडे, कॉमा वेडनेसडे, कॉमा थर्सडे, कॉमा फ्राइडे। आपके पास भी ऐसा ही, जब आपको ऐसा सेट आ जाए जो आपके पास एक लाइन में कंप्लीट ना हो रहा हो तो वो आप कॉमा इसीलिए लगाते हैं कि आप नेक्स्ट लाइन में आ सकते हैं। फ्राइडे के बाद सैटरडे एंड देन लास्ट में संडे। तो ये आपका ए फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जिसको आपने क्या कहा था आपको उसने। अब यहाँ देखें ब्रैकेट जो है आपने हमेशा करली ही लगानी है, दूसरी ब्रैकेट नहीं लगा सकते आप। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया जिसमें आपने डी को जो है वो कंप्लीट कर लिया। ए पार्ट का आ गया था इसको, और बी पार्ट आपका क्या है अब देखें। यूजिंग द नोटेशन इज एन एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ये भी पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस हो चुका है कि इसका मतलब क्या होता है। डिस्क्राइब वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डी। वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इस सिंबल का मतलब क्या है। क्या बताएं ट्यूसडे इसमें से बिलोंग करता है?
तो हम क्या लिख देंगे, इसी के आगे लिखें या बेशक बी का पार्ट 1 लिख दें कि ट्यूसडे बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स का सिंबल डाल दें। इसी के आगे भी डाल सकते थे आप कि पार्ट 1 का आंसर आएगा बिलोंग्स टू, कि ट्यूसडे इसमें बिलोंग करता नज़र आ रहा है हमें। बी पार्ट देखें इसका, क्या बी पार्ट संडे, संडे बिलोंग करता है, जी बिल्कुल, संडे भी जो है वो भी इससे बिलोंग करता है, ये लिखा नज़र आ रहा है हमें। अब आप थर्ड और फोर्थ पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में कहता है मार्च बिलोंग्स फ्रॉम दिस, क्या नज़र आ रहा है आपको कहीं मार्च लिखा हुआ, तो दैट मीन दिस डजेंट बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू लिख के उसके ऊपर लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ और इज़ नॉट बिलोंग्स टू। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम ही है। हॉलीडे, अब मतलब तो संडे को हॉलीडे ही होता है, लेकिन हॉलीडे कहीं लिखा हुआ तो नहीं हुआ, दैट मीन्स इस सेट के अंदर हॉलीडे जो है वो नहीं आ रहा, तो ये भी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ में जाएगा। यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी कि संडे को हॉलीडे होती है तो बस ठीक है हॉलीडे लिखा हुआ है, नहीं, लिखे होने की बात है कि क्या वो इसका एलिमेंट है या नहीं, तो हॉलीडे कहीं भी इसका एलिमेंट नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है P इज़ द सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वेयर्स बिगर देन 1 एंड लेस देन 50। परफेक्ट स्क्वेयर क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो परफेक्ट स्क्वेयर के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो टॉपिक है परफेक्ट स्क्वेयर का, उसका अगर मैं आपको जस्ट यहाँ पे P का सेट लिख के बताऊँ थोड़ा सा, तो स्क्वेयर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वेयर, मतलब 2 का स्क्वेयर 4, तो इसका जो स्क्वेयर बनेगा वो 4 बनेगा, याद रखिएगा। फिर 9 बनेगा, फिर 16 बनेगा। कभी आपने यहाँ पे 2 नहीं लिखना, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, बल्कि 4 परफेक्ट स्क्वेयर है 2 का, और 9 परफेक्ट स्क्वेयर है 3 का। यहाँ अक्सर मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने ये पहले बात आपको क्लियर कर दी कि आपको इसमें कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं। वैसे आप वो पार्ट 1 की जो वीडियो चैप्टर नंबर 1 के, वहाँ हम स्क्वेयर्स की बात काफ़ी डिटेल में कर चुके थे। अब पार्ट 1 को देखें। अब आपका इसका सोल्यूशन लिखने से पहले कि इज 10 बिलोंग फ्रॉम P, क्या 10 P से बिलोंग करता है, तो उससे पहले बेहतर है कि हम सेकंड पार्ट का आंसर कर लें। उसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ P इन सेट नोटेशन। तो जब P के एलिमेंट लिख लेंगे तो पहला पार्ट हमें ऑलरेडी समझ आ चुका होगा कि क्या इसमें 10 बिलोंग करता है या इज एन एलिमेंट ऑफ नॉट। तो ये हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि P के सेट के एलिमेंट्स क्या हैं। तो P जो सेट है उसके एलिमेंट्स बनते हैं कि 1 से बिगर जो परफेक्ट स्क्वेयर है। अब 1 से बिगर परफेक्ट स्क्वेयर क्या बनता है, 2 परफेक्ट स्क्वेयर है, बिल्कुल नहीं है। 3 परफेक्ट स्क्वेयर है, नहीं है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वेयर है, 2 का, तो 4 यहाँ पे एलिमेंट बन जाएगा। फिर 5 भी किसी का स्क्वेयर नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो फिर 9 बनता है। ऐसे आपको पता है। अब आगे क्या आएगा, 16 जो है वो 4 का स्क्वेयर है। 5 का स्क्वेयर 25 है, तो डायरेक्ट आप वो लिख सकते हैं। 6 का स्क्वेयर 36 है। 7 का स्क्वेयर 49 है। 8 का स्क्वेयर 64 है, तो क्या 64 आएगा, नहीं, गलती नहीं करनी, क्वेश्चन को समझना है। इज लेस देन 50 का मतलब था कि 50 से लेस नंबर लिखे जाएंगे, तो बस खाली ये आपके परफेक्ट स्क्वेयर बनते हैं। ये आपके पार्ट 2 का आंसर है। अब आप अपना पार्ट 1 देख लें। अब सिंपल होगा ना आपके लिए, नंबर लिख चुके हैं आप। इज 10 इज एन एलिमेंट ऑफ P, नो इट इज नॉट एन एलिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, नो, इंग्लिश लिखने के बजाय आप जस्ट लिखें 10 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ P, तो तब भी आपने बात समझा दी है पूरी के 10 जो है उसका एलिमेंट नहीं है। बड़ा सिंपल हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन। फर्स्ट पार्ट J है आपका कि X सच दैट X इज अ कलर ऑफ द रेनबो। अभी हम पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं, कलर ऑफ द रेनबो। अब यहाँ पे लिस्ट द एलिमेंट करने हैं, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं हमें, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें, और यहाँ पे क्या है, सेट का नाम दिया हुआ है। तो जब सोल्यूशन लिखेंगे इसका तो कैपिटल J आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेट का नाम है। उसके बाद इसके जितने भी होते हैं, तो अभी हम लिख चुके थे, वो क्या होते हैं, रेड, मैं अगेन लिखवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। रेड, ऑरेंज, आपके पास फिर आता है येलो, फिर आपके पास आता है ग्रीन, जो भी आपके माइंड में मतलब पहले आ सकता है, कोई लाजमी नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, जो आपके माइंड में आप उसको लिख सकते हैं। फिर था आई थिंक ब्लू था, इंडिगो, वायलेट है, वायलेट आप पहले लिख लें जो आपके माइंड में आ रहा है, वायलेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, इंडिगो। सो ऐसे आपने अब इसके एलिमेंट्स लिख के बताने हैं, और यहाँ ये सेट कंप्लीट लाजमी करना है आपने उसको, मतलब क्लोजिंग लाजमी है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लाजमी होती है। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर था। इसको हम दोबारा, हमने फर्स्ट पार्ट लिख भी लिया, देख भी लिया, हम पहले भी कर चुके थे, उसको हम रेस कर देते हैं ताकि अपने बी पार्ट की तरफ हम मूव कर सकें। ओके, सो बी पार्ट को देख लें। के इज द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड सिमेट्री। मैं यहीं पे इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो सामने सारे लिखे रहेंगे पार्ट्स, तो आपको पता होगा क्वेश्चन में आपने लिस्टिंग करनी है, मतलब आपने ये नहीं कि खाली नंबर ना लिख दें आप, तो इसलिए सारे पार्ट्स का एक साथ लिखा होना ज़रूरी है। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो वॉवल्स नहीं होते वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए आपको लिखने से पहले। तो के, सेट का नाम के दिया हुआ था, आप भी के का नाम लिख लेंगे। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन नहीं है, एस कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये वॉवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट तो होगा। एस के बाद वाई, क्या वाई कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है। एस के वाई के बाद एम, एम कॉन्सोनेंट में आता है, बिल्कुल आता है। अब एम 2 दफ़ा है, मैंने क्या बताया, सेट में रिपीटेशन नहीं होती। ई,
क्या ई कॉन्सोनेंट है? ऑब्वियसली ई कॉन्सोनेंट नहीं है क्योंकि वॉवल है। ई के बाद टी है तो एम के कोमा लगा के आप टी भी लिख सकते हैं, SYMT। और लास्ट में रह गया आर। क्या आर कॉन्सोनेंट है? बिल्कुल है। लास्ट में वाई रह गया, लेकिन वाई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। दैट मीन सेट में रिपीटेशन नहीं होती, तो ये वो आपका सेट बनेगा कॉन्सोनेंट्स का जिसको मैंने लिख दिया SYMTR। ये 5 एलिमेंट्स होंगे इसके। एल जो आपका सी पार्ट है इसमें एल आपका सेट का नेम दिया हुआ है, उसको लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर देखें पूछा क्या है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ टीचर टीचिंग माई करंट क्लास। ये तो हर बच्चे के लिए अपना डिफरेंट होगा कि जो उसकी क्लास में टीचर पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, जो भी उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। जो भी टीचर है वो मेल हैं फीमेल, उनका नाम लिख देंगे आप यहाँ पे, तो आपका जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे इसका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। एम का देख लें आप, एम आपसे क्या पूछा गया है। एम सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब लेटर जे से कितने मंथ स्टार्ट होते हैं मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है, एम का। बेसिकली ये इसका आंसर है। एम जो है उसमें कौन कौन से लेटर्स आते हैं ज़रा देखें। आपके पास लेटर्स जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? जनवरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और फिर आपके पास जनवरी के बाद और कौन सा आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून भी स्टार्ट होता है जे से, तो जून के बाद जो लास्ट आएगा वो आएगा जुलाई। यानी देयर आर 3 एलिमेंट्स, जनवरी, जून और जुलाई। ये वो तीनों एलिमेंट्स हैं जो इस पार्ट का आंसर है, डी पार्ट का, कि आपके वो मंथ्स ऑफ द ईयर जो स्टार्ट्स होते हैं जे से। सो ये जो हमारे पास आंसर आ चुके हैं इनको हम रेस कर देते हैं ताकि हमारा जो आगे वाला आने वाले क्वेश्चन है उनको करना ईजी हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन। एन जो है वो सेट है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 18। कि आप एन का सेट लिखें जिसमें आपने वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 10 और 18 के दरमियान में आते हों और वो ऑड हो, बिटवीन है। तो 10 के बाद क्या आता है? 11 ऑड है, 13 ऑड है, 15 ऑड है और 17 ऑड है, क्योंकि 18 से अब हम जा नहीं सकते, तो ये हमारे 4 जो होंगे ये आंसर्स होंगे। ओके, ओ पार्ट और एफ पार्ट है लेकिन ओ सेट है। ओ सेट कहता है एक्स सच दैट एक्स इज द फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अगेन वही बात, आपको यहाँ पे एक तो कॉन्सेप्ट पता हो कॉन्सोनेंट का, ये पता हो इसको रीड आउट कैसे करना है। यानी एक्स सच दैट एक्स का मतलब क्या है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ का, ठीक है, ताकि आपको ये वो एक चीज़ माइंड में रखना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ का आंसर लिखवाया जा रहा है। तो फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट, ए वॉवल है तो नहीं हो सकता, ए के बाद बी आता है, सी कॉन्सोनेंट है, डी ई आएगा, ई ऑब्वियसली नहीं आएगा बिकॉज ई वॉवल है, डी के बाद एफ, एफ के बाद जी। सो ये वो 5 एलिमेंट्स हैं जो आपके कॉन्सोनेंट्स में आते हैं, जो आप आंसर लिख चुके हैं। आप इनको रेस कर सकते हैं आगे मूव ऑन करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट, जी पार्ट, पी। पी एक्स सच दैट एक्स इज द डे ऑफ द वीक बिगिनिंग विद द लेटर टी। टी से शुरू होने वाले हमारे पास वीक ऑफ द डेज कौन है, उसका सेट बनेगा पी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे के बाद ट्यूसडे आया था, तो एक तो ट्यूसडे लिखा जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फिर क्या आता है? थर्सडे। इट इज़ ऑल्सो स्टार्ट्स विथ टी, सो दैट मीन्स आपके 2 एलिमेंट्स होंगे, ट्यूसडे और थर्सडे। ये वाला आंसर भी आप लिख चुके हैं, तो इसको भी आप अगेन रेस कर सकते हैं। यहीं पे लिखवाने का बार बार मैं कह रहा हूँ, मतलब जस्ट एक है कि आपको वो क्वेश्चन की जो सेंस है वो बनती रहे साथ साथ। एच क्यू इज दी, अब देखिए ये सारी सेट नोटेशन थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और ये आपके पास वर्ड फॉर्म आ गई है। अब ये चीज़ें सबसे नोटिस किया करें कि कौन सा सेट आपको किस तरह दिया जा रहा है। तो क्यू इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स ऑन अ क्लॉक फेस। एक क्लॉक फेस देखिए ना आपने, उस क्लॉक में इवन नंबर्स कौन से होते हैं उनका सेट लिखें, और सेट का नाम क्यू दिया हुआ है उसने, तो क्यू में लिखें जरा क्या क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इवन है, 4 आता है क्लॉक में इवन है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है और 12 आता है। 2 4 6 8 10 12, ये वो फेस क्लॉक फेस पे जो नंबर्स हैं ये इवन है, वो ये वाले होते हैं। ये आपने उसको बता दिया, ये आपका एच पार्ट का आंसर था जिसमें आपने इवन नंबर्स लिखने थे। ओके, लास्ट पार्ट है आई पार्ट। आई पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे कि एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर विद फ्यूअर देन 30 डेज, के उन महीनों के बारे में बताएं। मतलब आर का सेट लिखें और वो मंथ बताएं साल पूरे में जिसमें 30 से कम डेज हो सकते हैं। तो बताएं कौन सा मंथ है भाई, एक ही मंथ होता है, क्या होता है? फरवरी। तो FEBRUARY विल बी दी फरवरी मंथ। तो ये आपके पास इस पार्ट के आंसर आ गए सारे। तो दैट मीन्स कि अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि हमसे क्या पूछा गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन वर्ड्स। वही बात जो मैं भी कह रहा था आपको कि सेट पे फोकस किया करें कि आपको 3 आपने वेज पढ़े, वर्ड लिस्ट करना जैसे हुआ है और फिर आपके पास
जो आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन जिसे हम कहते हैं, या सेट नोटेशन की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं कि आप उसको लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स में। तो अब आप कह रहे हैं डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब कैसे करते होते थे हम, एक्स सच दैट एक्स, ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको की थी कि फोकस किया गया साथ इन चीज़ों पे। सो अब आपको उसने 5 जो है वो पार्ट्स दिए, कहता है इनको वर्ड्स में लिख के बताएं, यानी डिस्क्राइब करके बताएं। तो मैं इसके आगे इसका आंसर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो ए पार्ट है इसका जब आंसर आप लिखेंगे ना, तो एम का सेट है ना, एम के सेट में देखें है क्या, 0 2 4 6 8। अब 0 2 4 6 8 में अगर 0 ना होता तो फिर तो ये इवन नंबर होते, 0 के आने से ये क्या बन गए, इंटीजर्स। अब याद है आपको का सेट क्या होता है, ये हमने बात की थी नंबर सिस्टम में। तो जब इसको लिखने पे जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट्स डालेंगे, आप लिखेंगे x, यानी जो एलिमेंट्स हैं सच दैट x वो इस तरह के हैं, इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि ये इवन नंबर्स भी तो है ना, इज एन इवन इंटीजर। सो ये वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसमें आपने अपना आंसर लिखना है, कि डिस्क्राइब कर रहे हैं आप जो लिखा हुआ है उसी को, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो सेट है वो है एन, अब उसमें है, अब यहाँ पे मैंने देखें कोई क्लोजिंग नहीं की, इज एन इवन इंटीजर, ये चलते जा रहे थे ना, डॉटेड फॉर्म में थे। यहाँ पे चेंज क्या आएगा, 0 2 4 6 8, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर लेस देन 10, ये भी लिख सकता हूँ। लेस देन 9 लिखूं तब भी बात ठीक है, बिकॉज 9 इंटीजर में नहीं, उसमें इवन में नहीं आ सकता, तो मैं कुछ भी लिख दूं, लेकिन यहां मैंने क्लोजिंग लाजमी करनी है। मैंने ऊपर जो है इसको ओपन छोड़ दिया, एक्स क्लोजिंग मतलब ओपन का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं इसको कोई इसकी एंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा कि इसको मैंने कहाँ स्टॉप करना है। इज एन इवन इंटीजर, अब वो चलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखें इसमें चेंज क्या आएगा, बड़े अच्छे से उसने ये दोनों पार्ट्स एक साथ लिखे ताकि आपको वो बात समझ भी आ जाए कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। अब आप कुछ बच्चे लेस देन 9 लिखेंगे तब भी ठीक रहेगा, लेस देन 10 लिखेंगे तब भी ठीक रहेगा। मैं लेस देन 9 लिख रहा हूँ कि लेस देन 9 लिखने हैं आपने इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी बात थी, कोई कंडीशन नहीं थी ना, तो आप लिखते जाए थे। डॉटेड फॉर्म बताती है कि आपका अप टू सो ऑन है, इनफाइनाइट सेट। ये बात हम पार्ट 1 की वीडियो में कर चुके हैं कि हमने उसमें क्या देखा था। ओ पार्ट देखें, ओ जो आपका सेट है वो क्या है, 1 8 27 64 125। जरा फोकस करें, अब आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे। अब आपसे ये क्या नंबर बन रहा है, क्या स्क्वायर तो नहीं बन रहा, नहीं स्क्वायर तो नजर नहीं आ रहा मुझे। 8 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल नहीं होता। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने नंबर सिस्टम में कि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का मतलब होता है 2 2s are 4 4 2s are 8। और 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 3 3s are 9 9 3s are 27। तो बेसिकली ये क्यूब चल रहे हैं, यानी फर्स्ट का क्यूब 1 का क्यूब तो 1 नहीं रहेगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ये फोकस करने से आता है कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, जो पीछे आपके नंबर सिस्टम पड़े हुए हैं, जब सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा फिर आप इनको लिखते हुए बड़ा इजी हो जाते हैं। ये भी देखें डॉटेड फॉर्म है, यानी इनफाइनाइट। इसकी मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा, बस सिंपली लिख दूंगा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। अब जब मैंने जस्ट ये बात कर दी कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो अब ये चलता जा रहा है, अब इसकी कोई स्टॉपिंग नहीं है। मतलब आप जितना मर्जी इसको ले जाएं आगे, 125 से अगला नंबर ले जाएं, 5 के बाद 6 का क्यूब ले लें, तो ये चलता जाएगा। तो इसलिए इसकी कहीं पे एंडिंग या कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही है आपको। पी पार्ट देखें, यानी जो डी पार्ट है आपका, उसमें पी जो सेट है वो क्या है कि आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं 0 5 10 15। इधर भी अप टू सो ऑन है, यानी इनफाइनाइट सेट है। इधर -5 -10 -15, ये किसमें होता है, इंटीजर्स में। इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के मिलाने को कहते हैं, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है। यही बात ऊपर हम कर चुके हैं नंबर सिस्टम में। तो पी क्या है कि वो एक इंटीजर है, लेकिन उसमें क्या है, ये 5 और ये 10 15 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है ना। तो जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। जब मैंने उसको इंटीजर कह दिया ना, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए ऊपर मैंने इवन की बात की थी बिकॉज वो इवन थे। अब यहाँ जस्ट मैं कहूंगा इंटीजर्स, बिकॉज इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, लेकिन किसके, इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ 5। ये आप पूरी बात लिखेंगे ताकि आपका वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब आपको कोई भी इसको रीड करे मल्टीपल ऑफ 5, कि आपके पास x जो है वो इंटीजर है जो 5 का मल्टीपल बनता है। तो ये आपके उस पार्ट का आंसर आ गया। इसको ज़रा मैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो इसमें आंसर में। अब लास्ट पार्ट देखें, सो लास्ट पार्ट ई पार्ट देखें, वो क्या है, क्यू में आपसे सेट जो बताया गया वो ए बी सी डी ई। तो दैट मीन जो सेट बनेगा अगेन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिजिट। अब ये कहाँ से लिया जा रहा है, बेसिकली ए बी सी डी ई एफ ई है, सॉरी फर्स्ट 5 हैं, तो फ्रॉम दी फर्स्ट 5, फर्स्ट की बात लाजमी करनी है। सिर्फ अगर लिखेंगे कि 5 तो फिर वो कहीं से भी ले सकता है। फ्रॉम द फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, के जो आपके अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी, उसके जो फर्स्ट 5 डिजिट्स बनते हैं
वो जो है ये आपका सेट है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है आपका। अब देखें आज के इस वीडियो के अंदर हमने सेट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा कि जो हम कॉन्सेप्ट वाइज पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे उसकी एप्लीकेशन है सारी की सारी, कि आपने एम्पटी सेट के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने जो वॉवल्स कंसोनेंट्स, उसके अलावा सेट में आके सिंगलटन सेट क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, वर्ड फॉर्म क्या है, वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली कि आपकी कौन सा सेट किस तरह से बनता है, किसको आप कैसे लिखेंगे, डिस्क्राइब कैसे किया जाना है। सो कॉन्सेप्ट का अगर पता हो, यानी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है, तो फिर तो आपके लिए यहाँ का हम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि आपको सारा वो कॉन्सेप्ट पता था, आपने जस्ट अप्लाई किया तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गए। सो आई होप के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे यहाँ तक। स्टिल अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।